नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में दिन भर की बड़ी खबरों की बात करेंगे हम और हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे अडानी ग्रुप को लेकर के मचे हंगामे के बीच, लेकिन इस दौरान अडानी ग्रुप के लगभग सभी कंपनियों के शेयर की जो गिरावट जारी थी, वो कैसे इस पर ब्रेक लगी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। लगता है अडानी ग्रुप के ऊपर से संकट के बादल छटने लगे हैं। आज जैसे ही शेयर बाजार की शुरुआत हुई, वैसे ही अडानी ग्रुप के 8 शेयर हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। बता दें कि अडानी की विल्मर, अडानी पोर्ट से लेकर सभी 15% से ऊपर शेयर बाजार में बाजार करते हुए देखे। वहीं हाल ही में खरीदी गई एनडीटीवी भी आज 5% की तेजी के साथ शेयर बाजार पे रनिंग करते हुए दिखाई दी। वहीं आज भी अडानी का टोटल गैस और अडानी के 3 शेयर नीचे लुढ़कते दिखाई दिए। बता दें कि 24 जनवरी को जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आई है, तब से अडानी के शेयर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाकायदा अभी अडानी ग्रुप के 3 शेयर अभी भी नीचे है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और दिल्ली मेयर चुनाव के टलने की क्या रही वजह और उसके बाद क्या रहा, क्यों मचा घमासान, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। सदन में मतदान टलने के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घमासान है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका डाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इससे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव के दौरान हंगामा करते हैं, जिसकी वजह से मेयर का चुनाव 3 बार टल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कल इस मामले पर सुनवाई होगी। मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव टालने का ठीकरा फोड़ते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां आप दफ्तर पर प्रदर्शन कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि उनकी वजह से सदन में बार बार मेयर का चुनाव टल रहा है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है उनके पार्षदों को तोड़ने का काम कर रही है, उनको ऑफर दिया जा रहा है, रिश्वत दिया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मेयर का चुनाव टालना चाहती है, ताकि इससे जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने पूर्व में घोटाले किए हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार किया है, इससे उनकी पोल खुल जाएगी भ्रष्टाचार की। इसलिए मेयर के चुनाव में जानबूझकर बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जाता है और बार बार मेयर का चुनाव टाला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। देखना होगा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है और कब दिल्ली की छोटी सरकार यानी एमसीडी को उसका मेयर मिलता है। कैमरामैन शैकी के साथ मैं पूजा झा। 4 दिन के हंगामे के भेंट चढ़े सदन की कार्यवाही आज हंगामे के बीच ही हुई और इस दौरान राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार, अडानी और आरएसएस को आड़े हाथ लिया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। पिछले 4 दिन से अडानी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही रार आज भी बरकरार रही। चौथे दिन संसद में न सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई, वहीं शुरुआती दौर में राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। लेकिन 2 बजे जब लोकसभा शुरू हुई तो उसमें राहुल गांधी ने न सिर्फ आरएसएस, अडानी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, बल्कि सरकार के साथ अडानी के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर कहा कि अडानी ने कभी ड्रोन नहीं बनाया, लेकिन HAL भारत की अन्य कंपनियां ऐसा करती हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी इजराइल जाते हैं और अडानी को ठेका मिल जाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार अडानी को लेकर केंद्र सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन सरकार ने कभी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जेपीसी की जांच की मांग को भी राहुल गांधी ने संसद के सदन में दोहराया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अडानी के पास रक्षा क्षेत्र में शून्य अनुभव है। उन्होंने पीएम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने HAL में कहा कि हमने गलत आरोप लगाए, लेकिन असल में HAL का 126 विमानों का ठेका अनिल अंबानी के पास गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पद यात्रा के दौरान उनसे अडानी के बारे में लोगों ने पूछा। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 2014 से 2022 तक जिस अडानी की संपत्ति $8 बिलियन से 140 बिलियन तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने अडानी के टॉप रईसों की सूची में दूसरे नंबर तक पहुंचने पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि अभी भी संसद की कार्रवाई
जारी है, लेकिन जेपीसी की जांच को लेकर अभी भी सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। कैमरामैन शंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने छेड़ा संग्राम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया गया था वह कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी उस पर लगातार विवाद जारी हैं। कल साध्वी प्राची अलीगढ़ में थी और उनका इस बारे में कहना था कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी हो या अन्य कोई नेता हो, वह इस तरह की बयानबाजी सिर्फ इसलिए कर पाते हैं कि हिंदू सहिष्णु है और विवादों में नहीं पड़ना चाहता। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस तरह की बयानबाजी किसी अन्य धर्म की पुस्तक या अन्य धर्म के बारे में की गई होती तो सड़कों पर किस तरह का माहौल होता, इससे कोई अनजाना नहीं है। वहीं उनका रोजगारी और गरीबी उन्मूलन को लेकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सवाल उठा रहा है उसको लेकर साफ तौर पर कहना था कि एक तरफ तो ये गरीबी हटाने की और रोजगार देने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या में लगातार वृद्धि करते जाते हैं। उनका कहना था कि अगर देश को रोजगार देना है और गरीबी से हटाना है तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना होगा और इससे देश का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का और सबका भला होगा। उनका कहना था कि उनके लिए हमेशा से राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए उनके लिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो अपने लोगों को बढ़ाना और अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना और जनसंख्या बढ़ाना। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। अमरोहा में शादी का झांसा देकर किसने किया फरेब, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया, जहां पर 3 साल तक एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके अश्लील फोटो भी खींचे, जिसको वायरल करने का युवती ने आरोप लगाया। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने सारे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक 20 वर्षीय युवती बचपन से ही अपनी ननिहाल में रहती थी, जहां पर उसके एक युवक से संबंध हो गए, जिसके चलते उसने उसको शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं युवती का आरोप है कि उसने संबंध बनाते समय उसके अश्लील फोटो खींचे और उनको वायरल कर दिया, जिसके बाद वो शादी करने से इनकार कर दिया, जिसको चलते पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की बात की। पीड़िता ने डिडोली कोतवाली में लिखित में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने वो युवती की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं थानाध्यक्ष पीके चौहान ने बताते हुए कहा कि इसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान। दातागंज में 2 गुटों के बीच आरोप और प्रत्यारोप के बीच पुलिस की क्या थ्योरी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले की पुलिस पर एक बार फिर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। पूरा मामला जो बताएं आपको कि सहसवान थाना क्षेत्र के गांव का एक है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा आपस में मारपीट हो गई, जिसकी दोनों तरफ से तहरीरें दी गई। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि एक व्यक्ति को, एक जो पक्ष था उसको पकड़कर थाने लेकर आए और उसके साथ मारपीट की और उसके परिवारजनों को भी काफ़ी परेशान किया। वहीं उसके भाई ने आरोप लगाया है कि कई दिनों से पुलिस लगातार परेशान कर रही है, लेकिन दूसरा जो पक्ष है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उसके भाई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने काफ़ी उससे पैसा भी लिया है, लेकिन पुलिस ने कोई भी मेरी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं किया है। लगातार हमारे परिवार और हमें परेशान करने का कार्य किया है, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने कल थाने में पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने केरोसिन डालकर आग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि हालत गंभीर होने के बाद सहसवान के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे रेफर कर दिया। वहीं युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भी इनमें आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। दातागंज में एक परिवार कैसे हुआ पुलिस की ज्यादती का शिकार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं में एक प्रेस्टीज लिमिटेड कंपनी खोली गई थी, जिसकी कंपनी में घपलेबाजी होने की वजह से डायरेक्टर को व अन्य कर्मचारियों को जेल में जाना पड़ा था। वहीं कई कर्मचारी भी जेल में हैं, डायरेक्टर भी जेल में, अब भी जेल में हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच के बाद 2016 में इस्तीफा दे चुके ध्रुव कर्मचारी जो थे वो 2016 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये गलत तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, वह पुलिस लगातार हमें परेशान कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री
तक कई मैसेज भेजे हैं, उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपने परिवार के साथ जल समाधि लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि यदि हमारे साथ गलत होता है तो अब हम जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं। भाई उन्होंने पूरे परिवार को अपने साथ ख़त्म करने की बात भी कही है। अब देखना यह होगा कि यह सब होने के बाद अब उनके लिए कहाँ न्याय मिल पाता है कि नहीं। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। कबाड़ की दुकान में बिकता दिखा बच्चों का भविष्य, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। एक तरफ प्रदेश सरकार नौनिहालों की शिक्षा को लेकर के निःशुल्क किताबों के वितरण की बात करती है और कहीं ना कहीं वितरण होती भी हैं, लेकिन ऐसा ही एक मामला आज उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से सामने आया है, जहां पर नौनिहालों की शिक्षा को लेकर के जो निःशुल्क किताबें वितरित की जाती थी, आज वही किताबें कबाड़ की एक दुकान पर पाई गई हैं, जिसको लेकर के जैसे ही स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लगभग 10 कुंटल के वजन के बराबर की किताबें उस कबाड़ की दुकान से बरामद की हैं। उसके बाद स्थानीय पुलिस ने पूरी किताबों को जब्त करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इस पूरे मामले की जानकारी जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ली गई तो उन्होंने कहा है कि अभी आज ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, जिसको लेकर के हम पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी मामला निकल कर के सामने आएगा उसके आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दबी जुबान पर एक सूचना ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संकुल प्रभारी, जो बबेरू क्षेत्र का संकुल प्रभारी है, उसको कहीं ना कहीं निलंबित करने की बात भी सामने आ रही है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा इस के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर, और क्या इसके अलावा भी और जो अन्य क्षेत्र के कबाड़ की दुकान है, क्या उन पर भी निगरानी रखी जाएगी कि वहाँ पर शिक्षा जो बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें आती हैं, क्या उनको बेचा तो नहीं जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। बिहार के भोजपुर एमएलसी राधा चरण शाह के घर और होटल पर क्यों पड़ा छापा, बता रही है हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर में जदयू नेता व एमएलसी राधा चरण शाह के आवास पर सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी इनकम टैक्स की छापेमारी है। बता दें कि सुबह से ही इनकम टैक्स के अधिकारी और उनके टीम उनके घर और रिसोर्ट सहित विभिन्न जगहों पर ठिकाने पर पूछताछ कर रही है और कागजों को खंगालने में जुटी है। बता दें लगातार जिस तरह से दूसरी बार भी वह भोजपुर और जो बक्सर के एमएलसी बने हैं राधा चरण शाह पर जिस तरह से इनकम टैक्स का जो दबिश है देखने को मिल रहा है, और आज सुबह से ही जिस तरह से खबरें उठ रही थी और उनके घर पर जो बाबू बाजार स्थित घर है वहां पर इनकम टैक्स के टीम पहुंची हुई है। उसके अलावा रिसोर्ट पर अभी भी कतरा में उनके घर के अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर ना ही घर वाले कुछ कहने से कह रहे हैं, ना इनकम टैक्स के कोई पदाधिकारी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और चर और अचर संपत्ति का मामला है, यह कहीं ना कहीं घेरे में ले रहा है। और यही कारण है कि भोजपुर की और बक्सर के जो एमएलसी है राधा चरण शाह के जो आरा सहित विभिन्न जो घर है, धर्मशाला है, रिसोर्ट है, वहां इनकम टैक्स के जो पदाधिकारी हैं और उनके संबंधित अधिकारी के टीम है वह छापेमारी कर रही है। फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सामान की बरामदगी हुई है, कितना अधिक से आय से अधिक संपत्ति का मामला है। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के जो आईटी की टीम है वह रेड कर रही है। रेड में अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस बड़ी खबर से भोजपुर सहित पूरे बिहार के लिए यह बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से एमएलसी राधा चरण शाह अपने आप में राजनीतिक बड़ा चेहरा है और जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और कहा जाए कि नीतीश कुमार का अलग से उनका आशीर्वाद है। इससे पहले भी वह राजद से एमएलसी रह चुके थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में वह जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें राधा चरण शाह फिर से विजय हुए हैं
हैं और इसके बाद अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे का सिल्वर जुबली प्रोग्राम, जिस तरह से उनके शादी का सालगिरह का बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अपने रिसोर्ट में। काफ़ी भोजपुर सहित बिहार के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े जाने पहचाने कलाकार और नेतागण आए थे, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद IT का छापा पड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं उनके पीछे IT विभाग की नज़रें थी और आज उसका देखा जा रहा है। सुबह से ही अभी भी उनके आवास पर, उनके रिसोर्ट पर, उनके विभिन्न ठिकानों पर IT की टीम छापा मार रही है, रेड कर रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सुबह से ही राधा चरण शाह जो MLC हैं भोजपुर और बक्सर के, उनके ठिकानों पर रेड चल रहा है IT विभाग का। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से, इंडिया वॉइस के लिए। धामी सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या दे रही है तोहफा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। धामी सरकार में जल्द ही बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात मिलने जा रही है। बीजेपी संगठन स्तर के बाद अब शासन स्तर पर भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सभी विभागों से निगमों, बोर्डों और आयोगों के अध्यक्षों के जो पद रिक्त हैं, उपाध्यक्षों के जो पद रिक्त है, उसकी सूची मांगी गई है। 3 दिन का समय शासन स्तर पर दिया गया है। 3 दिन के बाद ये सूची शासन स्तर प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद सरकार जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात देगी। लंबे समय से कह सकते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सत्तासीन हुई है, धामी सरकार सत्तासीन हुए हैं, तब से अभी तक पार्टी में किसी भी दायित्व, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व नहीं मिल पाया। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अभी तक जो आयोगों की जिम्मेदारी थी वो वहाँ पर दी गई है। ऐसे में पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, वो दायित्वों की इंतजार यहाँ पर कर रहे थे और अब उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। धामी सरकार जल्द ही उनको दायित्वों की बड़ी सौगात दे सकती है। कैमरामैन नसमीना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और गैरसैंण में धामी सरकार के बजट सत्र के आगाज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। धामी सरकार का गैरसैंण में बजट सत्र आउट होने का जो निर्णय था वो जल्द ही फलीभूत होने वाला है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी गैरसैंण में बजट सत्र कराने की संस्तुति यहाँ पर दी है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से पूरी तैयारी सत्र को लेकर कर ली गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मार्च के महीने में धामी सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में आउट होगा और गैरसैंण का जो मुद्दा था, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था, उस पर विपक्ष को करारा जवाब भी मिल पाएगा। ऐसे में सरकार की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। बजट वित्त विभाग की तरफ से सुझाव मांगे जा रहे हैं। आम जनता के भी सुझाव इस बार बजट में शामिल किए जाएंगे। समझा जा सकता है कि धामी सरकार इस बार का बजट सत्र जनहित के लिए बहुत उपयोगी मान रही है और स्थानीय विकास के लिए सरकार की सबसे बड़ा बजट यहाँ पर दिया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि जो मुद्दा अब तक सियासत करने वाला था, विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा बन रहा था, उस पर अब धामी सरकार विराम लगाने वाली है। कैमरामैन नसमीना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हमीरपुर में कहां और कैसे हुई चोरी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर जनपद पर नहीं रुक रही हैं चोरी की वारदातें। आज एक मामला सामने आया है जो CCTV कैमरे पर कैद हुआ है। मामला है पूरा राठ कस्बे का, जहां पर एक चोर आता है और मजदूर की साइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद मजदूर जैसे ही बाहर निकलता है और देखता है मेरी साइकिल नहीं मिली, तो वो ढूंढता है साइकिल नहीं मिलने के बाद वो राठ कोतवाली पर तहरीर देता है और ये पूरा मामला CCTV कैमरे पर कैद हुआ है और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जांच की जा रही है और जैसे ही चोर पकड़े जाते हैं या कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो पुलिस सूचना देगी। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। हमीरपुर में वकीलों ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। बार काउंसिलिंग प्रयागराज के आह्वान पर आज हमीरपुर जनपद में वकील हड़ताल पर रहे। हड़ताल होने के बाद उन्होंने आज उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने जैसे ही जा रहे थे तो मौके पर सदर कोतवाल पहुंचते हैं और फिल्मी स्टाइल में उनसे पुतला छीन कर ले जाते हैं और पुतला छीनने के बाद वकील उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन कोतवाल जो थे, सदर कोतवाल, वो मौके पर जाकर पुतले को अपनी गाड़ी पर रखते हैं और तुरंत वो उस गाड़ी को वहाँ से रवाना कर देते हैं। और इसके बाद वकील जिला अधिकारी महोदय ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी जो 6 सूत्री मांगे हैं उनको पूरी करने की मांग करते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो इसके बाद भी अगर कोई ऊपर से आदेश आता तो धरना प्रदर्शन करेंगे और जोर शोर से इस मुद्दे को आगे उठाएंगे। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। जालौन के एक अस्पताल में क्यों और किसके बीच हुई मारपीट, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु गुप्ता। जालौन में लगातार नेत्र चिकित्सालय में
कालाबाजारी देखने को मिल रही है। जहां ताज़ा मामला जालौन जनपद के उरई मुख्यालय में स्थित नेत्र चिकित्सालय का है, जहां नेत्र चिकित्सालय में दलालों व स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। जहां मारपीट का लाइव वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जहां यह मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूरा मामला जनपद जालौन के मुख्यालय में स्थित नेत्र चिकित्सालय का है, जहां नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की आंखों में ऑपरेशन के बाद लेंस डलवाने को लेकर कुछ दलालों व स्वास्थ्य स्टाफ कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई थी, जिसके बाद जालौन के सीएमओ डॉक्टर एनडी शर्मा ने पूरे मामले के जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं जहां नेत्र चिकित्सालय में लगातार लेंस को लेकर हो रही कालाबाजारी के चलते जालौन जनपद में नेत्र चिकित्सालय का चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। कानपुर में एक पत्रकार की हत्या के बाद कैसे फैली सनसनी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। कानपुर के बिल्हौर थाना अंतर्गत एक पत्रकार की देर रात पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस का है, जहां पर पत्रकार मुन्नी कुशवाहा अपने परिवार की शादी में एक इनवाइट थे, जहां पर वो गए थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि देर रात उनका वेटरों के साथ विवाद हो गया और इसी दौरान मारपीट हुई। मारपीट इस हद तक मुन्नी कुशवाहा के साथ की गई कि मुन्नी कुशवाहा की वहीं पर मौत हो गई। इस पूरे मामले पर जब आला अधिकारी पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि वहां पर जो सीसीटीवी लगा है उसको निकलवाया जा रहा है और सीसीटीवी में जो भी होगा उसको हिरासत में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अगर अभी हम बात करें तो जो मुन्नी कुशवाहा की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहां पर काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि वहां पर चूँकि शहर के जो पत्रकार हैं वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो उस पूरी घटना को लेकर जो है आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर कानपुर प्रेस क्लब ने भी आला अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस घटना में लिप्त हों उनके साथ किसी भी तरह कोई रियायत न की जाए और उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जो है ये साफ कर सकेगी कि आखिर जो ये मौत हुई है मुन्नी कुशवाहा की, ये किस तरह से हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई लोग गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ चल रही है और परिजनों ने भी तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। कानपुर देहात में परिवहन मंत्री के दौरे में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम दीक्षित। कानपुर देहात जिले में मनाए जा रहे कानपुर देहात महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महोत्सव का जायजा लिया। जिलाधिकारी नेहा जैन के इस प्रयास की परिवहन मंत्री ने सराहना की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए परिवहन मंत्री ने मीडिया के पूछे गए सवालों पर जो मोहन भागवत ने बयान दिया था, जिसको बताया था कि पंडितों ने जाति बनाई है, जिस बयान पर मीडिया के पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि मोहन भागवत उनके आदर्श हैं। वहीं इतना कहकर उन मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। वहीं उन्होंने जब जो रोडवेज का किराया बढ़ाया गया है प्रति किलोमीटर 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर जो किराया बढ़ाया गया, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि किराया बढ़ाया गया है, जिसके कई सालों से ये किराया नहीं बढ़ाया गया था, जिसके चलते उन्होंने ये किराया बढ़ाया है। राम दीक्षित, इंडिया वॉइस, कानपुर देहात। झारखंड के रांची में कोलकाता कैश कांड में ईडी की क्या कार्रवाई रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार। कोलकाता कैश कांड में फंसे 3 विधायकों में से अब उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस के तीनों विधायकों के पास से रकम बरामद हुई थी और उसके बाद से कहा जा रहा था कि राज्य में सरकार गिराने को लेकर के विधायकों को खरीद फरीद करने की बात कही गई थी, और ऐसे में निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार के मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें सामने आ रही हैं और कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर इन सारे मामलों के बीच क्या कुछ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता कैश कांड को
लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उसमें अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए थे और एक मामला भी दर्ज कराया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं इन तीनों विधायकों को लेकर इस बात की चर्चा थी कि इन तीनों की भूमिका कहीं न कहीं सरकार गिराने में तो नहीं है, और इसको लेकर खरीद फरोख्त करने की जब बात आई तब ईडी की टीम ने इस मामले को अपने पास लाकर जांच के दायरे में लाया। ऐसे में ईडी की टीम लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस तरह के जो मामले सामने आए थे इसमें कितना सच्चाई है और कितनी रकम की लेन देन की बात कही गई थी। अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो कहीं न कहीं कई और भी नाम जुड़ सकते हैं और हो सकता है कि अगर सरकार गिराने के खेल की जब बात आएगी तो कई बड़े नामों पर भी चर्चा होगी। हालांकि तमाम राजनीतिक दल के लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो कुछ मामला था वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए। ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उसमें तीनों विधायकों को लेकर कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में एक बात तो ज़रूर है कि ईडी की टीम को अगर कोई सुराग मिलता है या कोई साक्ष्य या कोई आधार मिलता है तो आने वाले समय में इन तीनों विधायकों के साथ कई अन्य लोगों पर भी गाज गिर सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।